Hello students, मैं अनुज and today I will discuss a most important topic which is related to the southern India's hills. साउथ इंडिया के जितने हिल्स हैं वो बेसिकली आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दरअसल में जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है साउथ इंडिया के बारे में तो वो साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ जो हिल्स हैं उनको मैच कराने के लिए देता है और उन क्वेश्चंस को टैकल करने में प्रॉब्लम जो है आती है वो प्रॉब्लम ना है इसके लिए हमने क्या किया, एक निमोनिक फॉर्म किया है। उस निमोनिक के थ्रू आप मेमोराइज कर पा रहे होंगे सदर्न इंडियाज के हिल्स और उनसे रिलेटेड जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लोग मेमोराइज कर पा रहे होंगे। तो इस क्रम में अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा निमोनिक लिखा हुआ है। निमोनिक है कैन सी गो जापान। कैन सी गो जापान के अंतर्गत हम साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या करेंगे, हिल्स का सीक्वेंस देखेंगे। तो अगर हम देखें तो ये आपका देखिए साउथ है और ये है नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ हम लोग क्या देख पा रहे होंगे, हिल्स का जो सीक्वेंस है उसको देख पा रहे होंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे C इज स्टैंड्स फॉर कार्डेमम, कार्डेमम हिल्स। तो पहला C जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्डेमम हिल्स को करेगा। दूसरा हम देखेंगे A इज स्टैंड्स फॉर अन्नामलाई हिल्स, N इज स्टैंड्स फॉर नीलगिरी हिल्स, SHE यानी ये पूरा शी ले लेंगे और इसको शेवराय हिल्स कह देंगे। जे का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली जवादी हिल्स और P इज गज टू पालकोंडा और N इज गज टू नल्ला मल्ला हिल्स। तो अगर हम इनको मैप में देखें तो कार्डमम हिल्स को हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे कार्डमम हिल्स हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अन्ना मलाई हिल्स, फिर हम नीलगिरी हिल्स को देख पा रहे हैं और फिर अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे शेवराय हिल्स, है ना। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे जवादी हिल्स, है ना। आप इसको विजुलाइज करिएगा तो देखेंगे शेवराय, शेवराय के जस्ट ऊपर जवादी हिल्स, जवादी हिल्स के ऊपर आप देखेंगे पालकोंडा हिल्स, फिर देखिए आप देखेंगे नल्ला मल्ला हिल्स। तो ये आपका सीक्वेंस है साउथ से नॉर्थ का मैचिंग के लिए आपके एग्जाम में आता है। अब बात आती है क्या इतने से काम चल जाएगा, नहीं। अभी हमें इनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सुनेंगे, समझेंगे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप कहते हैं सदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है आपकी जिसको हम कहते हैं अनाईमुडी। तो अनाईमुडी आप देख पा रहे होंगे कार्डेमम हिल्स के ऊपर स्थित है अनाईमुडी जो है अनाईमुडी हिल्स और इसकी हाइट कितनी है 2695 मीटर। तो आप देखिए इसको आप मेमोराइज करिए, 2695 मीटर जो क्या है आपकी सबसे हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, वो है आपकी अनाईमुडी। कहां है, कार्डेमम हिल्स में है। स्टेट कौन सा है, केरला है, ठीक। और ये साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। अब बात आती है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया। तो सेकंड हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो नीलगिरी माउंटेन रेंज पर मिलने वाली दोद्दा बेट्टा जिसकी हाइट है 2637 मीटर। तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक है किसकी, सदर्न इंडिया की, और ये आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा नीलगिरी माउंटेन रेंज पर दोद्दा बेट्टा सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द सदर्न इंडिया, एंड फर्स्ट जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो कौन है, अनाईमुडी, जो कहां है, कार्डेमम हिल्स पे। कार्डेमम हिल्स कहां है, केरला में। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात नीलगिरी माउंटेन रेंज की करें तो नीलगिरी माउंटेन रेंज से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसको हम स्पेशली जो है देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं या कैसे क्वेश्चंस बनने की प्रायोरिटी है उनको अपन देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो अगला हम देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक मैप लेते हैं, एक इस पे देखते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें भारत की तो आप थोड़ा सा विजुलाइज करिएगा चीजों को और यहाँ से क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो मैप के थ्रू चूंकि विजुलाइज करेंगे और आसानी से चीज़ों को हम लोग कर पा रहे होंगे। अगर हम बात करें मैप की तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे विजुलाइज करिएगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं जो ये आपका है मैप। बेसिकली इस मैप में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ठीक है, सही है आपका, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, बस समझना है आपको, ये है आप जानते हैं अरब सी है, ठीक, अरब सी है ये, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो आप जानते हैं यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा स्टेट है, यहाँ पे स्टेट है आपका आप जानते हैं ये है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा है, ठीक।
और यहाँ पे आप आएंगे तो क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक, तो अब अगर हम बात करें यहाँ की, तो आप जानते हैं ये गुजरात है, ठीक है, ये क्या है, महाराष्ट्र है, ये क्या है, गोवा है, ये क्या है, ये कर्नाटका है आपका, और ये है आपका केरला। अगर हम बात करें ये जो आपके 5 स्टेट हैं, तो 5 इधर, और आप इधर देख पा रहे हैं कितने, 4 स्टेट, ये मिल करके 5 + 4 यानी कितने हो जाते हैं, 9 स्टेट जो है वो कोस्टल लाइन, यानी कोस्टल का मतलब यहाँ पे क्या है, कोस्टल सीमा यानी तटीय सीमा, यानी ये आपके जो है आपके जल के साथ सीमा बनाएंगे, तटीय राज्य कहलाते हैं 9। इसके अंतर्गत अगर हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो आपका भाग है ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट कहलाता है। क्या कहलाता है, वेस्टर्न घाट कहलाता है। पश्चिमी जो है आपका घाट है, और ये है वेस्टर्न घाट। ये जहां पर मिलते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पे मिलते हैं, ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो जहां पे वेस्टर्न घाट प्लस ईस्टर्न घाट मिलते हैं, उसी नाट को हम लोग नीलगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलगिरी कहते हैं, याद रखिएगा। तो नीलगिरी क्या है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पे मिलेंगे उसको नीलगिरी कहेंगे। तो यहाँ पे नीलगिरी मिलते हैं। तो अब हम बात करें नीलगिरी की, तो क्या क्या फैक्ट हैं नीलगिरी से जो बनते हैं आपके एग्जाम में। तो पहली बात तो यही आती कि नीलगिरी माउंटेन रेंज को नीलगिरी क्यों कहा जाता है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड हिम, क्यों नीलगिरी को नीलगिरी नाम पड़ा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है समझना। यहाँ पे प्रत्येक 12 साल में एक पुष्प खिलता है, जो कि किस पौधे से निकलता है, नीलकुरुंजी। तो याद रखिएगा, नीलकुरुंजी नामक एक पौधा है जहां से एक पुष्प खिलता है प्रत्येक 12 साल में। जैसे आप देखते हैं 12 साल में कुंभ होता है, तो वैसे ही इसी के नाम पे, इसी पौधे के नाम पर इसका नाम नीलगिरी हो गया है। अगर बात करें नीलगिरी तहर क्या है, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी तहर क्यों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी रिसेंट में जो तमिलनाडु की सरकार है उसने नीलगिरी तहर जीव को अपने राज्य का यानी दर्जा दिया है। राज्य जानवर कहा जाता है, स्टेट एनिमल कहा जाता है, उसको दर्जा दे दिया है। क्यों, क्योंकि IUCN की रेड लिस्ट में शामिल था, इसकी जनसंख्या कम हो रही थी, तो स्टेट ने इसको बचाने के लिए नीलगिरी तहर को स्टेट एनिमल के रूप में फॉर्म कर दिया है, इसलिए न्यूज में था। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि नीलगिरी जो है एक प्रकार का जीव है जो किस स्टेट का जो है आपका क्या बना है, बेसिकली एनिमल बना है, तो आपको तमिलनाडु के पास जाना है। अब अगर हम बात करें नीलगिरी से अन्य क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीलगिरी की देखिएगा, नीलगिरी माउंटेन रेंज में सबसे इंपॉर्टेंट कि नीलगिरी माउंटेन रेंज को सबसे पहला इंडिया का जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें नीलगिरी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया क्या है, आपका नीलगिरी माउंटेन रेंज है, जो बेसिकली आप जानते हैं कब किया गया था नीलगिरी माउंटेन रेंज को, सबसे पहले 1986 में। डेट आपके एग्जाम में मैच कराने के लिए कम से कम 3-4 एग्जामों में ये क्वेश्चन आपका क्या किया गया, रिपीट किया गया है, बस यही पूछता है मैच कराने की, क्योंकि ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, इसलिए 1986 डेट आपको याद रखनी होती है। अब अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जो मैब है, मैब क्या होता है, आप जानते हैं मैब जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बेसिकली 1971 में स्टार्ट हुआ था, और 1971 में ही 1971 में ही अगर हम बात करें तो मैब के थ्रू इसको शामिल कर लिया गया था। तो मैब का जो शामिल होने वाला ये है आपका, इसको मैब में भी क्या किया गया, 1971 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से हमने चीजें देखी नीलगिरी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट चीजें। अब अगर बात करें तो नीलगिरी में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जनजातियां, ट्राइब्स जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो अगर हम बात करें नीलगिरी माउंटेन रेंज की जो आपकी क्या है जनजातियां कौन कौन सी मिलती हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ट्राइब्स ऑफ क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे ट्राइब्स ऑफ नीलगिरी माउंटेन रेंज, ट्राइब्स यानी जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ नीलगिरी, है ना, नीलगिरी माउंटेन रेंज। ठीक, तो आप इसमें आप ट्राइब्स देखें, सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब टोडा ट्राइब, याद रखिएगा, ये खूब एग्जाम में पूछी जाती है, टोडा ट्राइब के बारे में क्वेश्चन पूछता है। टोडा ट्राइब क्या है,
ये नीलगिरी माउंटेन रेंज में मिलती है। टोडा ट्राइब के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जामिनर बनाते हैं क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट ये आता है कि टोडा ट्राइब कहाँ मिलती है। तो आप स्टेट, अगर स्टेट की अगर बात करें, स्टेट के अंतर्गत तो किन किन स्टेट्स में मिलती है उसको अगर क्वेश्चन ये पूछ ले तो आप बताओगे तमिलनाडु में बेसिकली मिलती है, और थोड़ा बहुत इसका जो फैलाव है वो कहीं ना कहीं कर्नाटका और केरला में भी चला जाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो टोडा ट्राइब बेसिकली मिलती है तमिलनाडु के नीलगिरी माउंटेन रेंज में। क्यों फेमस है ये? बहुपति विवाह इनके यहाँ फेमस है। तो बहुपति विवाह करते हैं, क्यों कहते हैं? इनके यहाँ जो बच्चियां थी उनको बलि देने की प्रथा थी पहले, तो इसके वजह से इनका सेक्स रेशियो गड़बड़ हो गया है ना, तो इसलिए एक लड़की है 3-4 पति हैं, तो इस तरीके से इनके यहाँ बहुपति विवाह प्रथा है। अन्य बात करें टोडा की, तो इनका प्रिय जानवर या जिसको ये पालते हैं वो क्या है? भैंस है। तो आप जानते हैं भैंस जो है बुफैलो को ये पालते हैं। इवन यहाँ तक कहते हैं कि ये जब लड़की की शादी करते हैं तो उसमें भैंस ही देते हैं दहेज के रूप में। तो सारा इनका ओवरऑल क्या है? बुफैलो से रिलेटेड है। आप जानते हैं बुफैलो रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, हिसार हरियाणा, आप उसको भी समझते रहिएगा। तो आप देखिए, अगर आप बात करें नेक्स्ट, तो आप टोडा ट्राइब के बारे में नेक्स्ट चीज क्या समझ सकते हैं? टोडा ट्राइब यहाँ पे क्या है आपकी जो है बेसिकली टोडा ट्राइब ये पेड़ों पर रहते हैं, ये पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों पर घर बनाते हैं टोडा ट्राइब के जनजाति के लोग। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ फैक्ट्स हैं जो टोडा ट्राइब के बारे में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये समझ में आए होंगे। अन्य ट्राइब की अगर बात करें तो एक ट्राइब यहां मिलती है कुरुम्बा, इरुला। ठीक, याद रखिएगा, इरुला, कुरुम्बा, टोडा। एक जनजाति है पनियार, यहां पे पाई जाती है, पनियार ट्राइब भी मिलती है। तो टोडा, याद रखिएगा, टोडा, इरुला, कुरुम्बा, पनियार, these are the tribes which are found in नीलगिरी माउंटेन रेंज। तो नीलगिरी माउंटेन रेंज में ये ट्राइब्स आपकी पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इनकी इथनिसिटी क्या है? तो ये सब द्रविडियन में आते हैं। ठीक, तो द्रविडियन में आएंगे, ये चीज आपको पता होगी, द्रविडियन में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नीलगिरी माउंटेन रेंज में पाई जाने वाली जनजातियां हमने देख ली, नीलगिरी में पाए जाने वाले जो आपके क्या है ट्राइब्स देख ली हमने। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थिंग, नीलगिरी से क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आप देखें, लगभग हमने सारे डायमेंशन क्लियर कर दिए हैं। नीलगिरी में कुछ ऐसा बचा नहीं है जो आपको बताया जाए। हाँ, नीलगिरी तहर तो मिलता ही है, और आप एक याद रखिएगा, नीलगिरी तहर के लिए जो एक नेशनल पार्क है वो है एर्नाकुलम नेशनल पार्क। तो एर्नाकुलम है ना, एर्नाकुलम नेशनल पार्क ये आपका फेमस है नीलगिरी माउंटेन रेंज में। तो एर्नाकुलम नेशनल पार्क में ये नीलगिरी तहर भी मिलते हैं, ये एलिफेंट भी मिलते हैं, एलिफेंट का जोन है ये, तो ये भी आपको याद रखना होता है। तो इस तरीके से हमने पूरा डायमेंशन क्लियर किया। अब हम जाएंगे बैक में, थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को विजुलाइज करेंगे। हाँ देखिए, यहाँ पे हमने अन्य जो आपकी हिल्स लिखे हैं वो देख लीजिएगा आप, तो आप इसमें मेमोराइज करिए। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है अन्नामलाई हिल्स, फिर नीलगिरी, शेवरॉय। शेवरॉय आप देख रहे हैं ईस्टर्न घाट में आ रहा है, तमिलनाडु में मिल रहा है देखने को। फिर जवादी हिल्स भी ईस्टर्न घाट में, तमिलनाडु में बेसिकली। पालकोंडा, कोंडा अगर कहीं यूज हो जाए वर्ड कोंडा लास्ट में, है ना, तो आप समझ लीजिएगा वो आंध्र प्रदेश से ही संबंधित होगा। तो पालकोंडा है, वेणुकोंडा है और नल्ला मल्ला है, ये सब आपके इसी जो है आंध्र प्रदेश के रीजन में देखने को मिलते हैं, शेषाचलम साइड में। ठीक, तो आप जानते हैं जो पालकोंडा हिल्स है आंध्र प्रदेश में है, और तिरुपति बालाजी जो आपका कहीं पिलग्रिमेज पड़ता है तो ये इधर ही आपको देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये छोटे से वीडियो से आपको डायमेंशंस क्लियर हुए होंगे और ये सब आपको हिल्स समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ।